मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जी लर्न इस कंपनी के बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में स्टेप टू स्टेप इंफॉर्मेशन देखेंगे और उसके साथ ही में कंपनी के जो फंडामेंटल है उसमें कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर रही है उसके बारे में भी आज के वीडियो में हम फुल डिटेल्स देखने वाले और उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने परफॉर्मेंस में कैसा ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम जी लर्न इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो जी लर्न ये कंपनी वन ऑफ द मोस्ट एडवांस टीचिंग मेथोडोलॉजी लिटेरा ऑक्टिव, जो कि जी लर्न के माउंट लिटेरा जी स्कूल ब्रांड के अंडर आता है और इसमें ये कंपनी प्रॉमिसिंग एजुकेशन फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रोवाइड करती है। और उसके साथ ही में अगर हम 2015 में देखेंगे तो इस कंपनी को इंडियन एजुकेशनल कांग्रेस की तरफ से K2 स्कूल चेन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो भी मिल चुका है, जो कि इसकी वजह से कंपनी का जो पास्ट का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा रह चुका है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। और उसके साथ ही में अभी हम देखेंगे तो माउंट लिटेरा जी स्कूल के पास 90 स्कूल इंडिया के 18+ सिटीज़ में अवेलेबल है। और इसी के साथ ही में अगर हम जी लर्न इस कंपनी के पास देखेंगे तो एशिया के नंबर 1 प्री स्कूल्स की जो चेन है वो इनके पास है, जिसका नाम किड्जी है। और ये किड्जी के अंडर जी लर्न से लगभग 1700 ऑपरेशनल स्कूल्स 550 सिटीज़ अक्रॉस इंडिया और उसके साथ ही में नेबरिंग कंट्रीज़ में यहाँ पर चला रही है, जो कि इस कंपनी के प्री स्कूल की जो चेन है उसको बहुत ही स्ट्रांग बनाता है। और इस किड्जी के बारे में देखेंगे तो ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का एक पियोनियर है और उसके साथ में स्टैंडर्डाइज प्री स्कूलिंग जो कंट्री में होती है वो यहाँ पर इस किड्जी के अंडर यहाँ पर चलती है। और उसके साथ ही में जब से किड्जी की शुरुआत 2003 से हुई है तो वहाँ से अब तक अगर हम देखेंगे तो जो वहाँ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और स्टैंडर्डाइज प्री स्कूलिंग में चिल्ड्रन एजुकेशन लेते हैं तो उनका जो नंबर्स है वो अभी 4 लाख प्लस टच करते हुए देखने को मिला है। वो इस कंपनी के बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। तो इस कंपनी का अभी हमने जो बिज़नेस मॉडल देखा है वो उससे ये पता चलता है कि ये कंपनी एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। लेकिन इस बिज़नेस मॉडल के साथ ही में कंपनी को अपने जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल है वो भी अच्छे डिलीवर करने पड़ेंगे, तभी ये कंपनी एक अच्छा रिटर्न फ्यूचर में देगी और लॉन्ग टर्म के नज़र से हम इस कंपनी में अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस बिज़नेस मॉडल में कंपनी के जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल के नंबर कैसे है वो भी हमें देखना पड़ेगा। और इसके लिए हम सबसे पहले कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें पिछले 5 सालों का कंपनी का अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का जो सेल्स है वो 269 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 517 करोड़ का हुआ। इसके बाद मार्च 20 में लगभग उतना ही 515 करोड़ का रहा। लेकिन इसके अगले साल मतलब मार्च 21 में कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 20 के कंपेरेटिवली लगभग आधे से भी ज़्यादा गिरकर 257 करोड़ का हुआ और मार्च 20 के कंपेरेटिवली इसमें गिरावट हुई। और उसके बाद मार्च 22 में कंपनी का सेल्स फिर से गिरकर 248 करोड़ और इसके बाद ट्रेलिंग 12 मंथ्स में ये मार्च 22 के कंपेरेटिवली थोड़ा सा बढ़कर 288 करोड़ का हुआ है। तो इस कंपनी का जो सेल्स है वो मार्च 18, 19 और 20 में एक अच्छा ग्रोथ कर रहा था, लेकिन जैसे ही मार्च 21, मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो ड्रॉप हुई। उसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का ओवरऑल पिछले 5 सालों का जो सेल्स की ग्रोथ है वो सिर्फ 6.55% से हुई है। तो पिछले 3 सालों में कंपनी का जो सेल्स ड्रॉप हुआ है उसका इम्पैक्ट वो कंपनी के पिछले 5 सालों का जो सेल्स की ग्रोथ है उसके ऊपर आया है और ये कंपनी के सेल्स के ग्रोथ को बहुत ही ख़राब किया है। और इस सेल्स के कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी ने हमेशा ही अपना जो सेल्स है वो एक्सपेंस के कंपेरेटिवली ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से इस कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम मार्च 18 के बाद ये कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है। तो एक अच्छा साइन है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो प्लस में जनरेट हो रहा है। और इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में देखेंगे तो ये मार्च 18 में 103 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल बढ़कर 158 करोड़ का हुआ। मार्च 20 में बढ़कर फिर से 169 करोड़ का हुआ। लेकिन मार्च 20 के कंपेरेटिवली अगर मार्च 21 में देखेंगे तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें मार्च 21 में बहुत ही बड़ी गिरावट हुई और ये 43 करोड़ का हुआ। और इसके बाद अगले 2 साल मार्च 22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी ने 51 करोड़ का सेमी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट किया है। तो पिछले 3 सालों में कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ ड्रॉप हुई है उसी रीज़न की वजह से अगर हम देखेंगे तो इस कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसकी जो ग्रोथ है वो भी यहाँ पर डाउन हुई है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक नेगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे
तो ये मार्च 18 में 38% का था, जो कि इसके अगले साल 31% और मार्च 20 में 33% का था। तो मार्च 18 से लेकर मार्च 20 तक कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी ने 30% के ऊपर जनरेट किया था। लेकिन जैसे ही कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 सालों में ड्रॉप हुआ, उसी तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी पिछले 3 सालों में ड्रॉप होकर अभी 20% के नीचे आए, जो कि ये भी कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव साइन है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 49 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 83 करोड़ का ज़रूर हुआ। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ड्रॉप होकर 25 करोड़ इसके अगले साल मतलब मार्च 21 में -21 करोड़। इसके बाद मार्च 22 में भी कंपनी 13 करोड़ का लॉस कर रही है, और उसके साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी कंपनी का जो लॉस है वो -15 करोड़ का है। तो मार्च 18 के बाद मार्च 19 में कंपनी ने अपने प्रॉफिट में एक अच्छी ग्रोथ की थी, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंसिस्टेंट कंपनी के परफॉर्मेंस है वो डाउन हुए, और उसके बाद कंपनी पिछले 3 सालों में लॉस में गई है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम ईपीएस देखेंगे तो ये भी मार्च 18 और 19 में प्लस में था, लेकिन इसके बाद कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर की जो ग्रोथ है वो भी डाउन हुई, और पिछले 3 सालों में कंपनी का ईपीएस है वो भी लॉस मेकिंग रहा है। और वही अगर हम डिविडेंड के बारे में देखेंगे तो मार्च 18 और 19 में कंपनी ने डिविडेंड दिया था, लेकिन पिछले 3 से लेकर 4 साल में अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने डिविडेंड देना भी बंद कर दिया है, जो कि इस कंपनी के शेयर होल्डर के लिए ये भी निगेटिव साइन है। तो कंपनी का अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा है, उसमें कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो पिछले 3 सालों में ड्रॉप हुई है, जिसकी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट और ईपीएस में उन सभी में कंपनी की जो ग्रोथ है वो पिछले 3 सालों में ख़राब हुई है, और नेट प्रॉफिट और ईपीएस में कंपनी पिछले 3 सालों में लॉस में गई है, जो कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से बहुत ही निगेटिव साइन है। और इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी के सबसे पहले हम रिजर्व देखेंगे तो सितंबर 22 में कंपनी के जो रिजर्व है वो 433 करोड़ के है। तो मार्च 20 के बाद कंपनी के जो रिजर्व है उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही कम हुई है, और कंपनी का जो रिजर्व है वो किसी साल बढ़ रहा है और किसी साल ड्रॉप हो रहा है। तो कंपनी के जो रिजर्व की ग्रोथ है वो भी बहुत ही अनस्टेबल हुई है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के ऊपर बोरेंग्स देखेंगे तो कंपनी के ऊपर सितंबर 22 में 436 करोड़ का बोरेंग्स है, जो कि पिछले कुछ सालों से कंपनी अपने ऊपर का जो बोरेंग्स है वो ज़रूर कम कर रही है, लेकिन अभी भी कंपनी के जो रिजर्व है सितंबर 22 में उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर ज़्यादा बोरेंग्स है, जिसकी वजह से इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो अभी भी वीक और अनस्टेबल है। और इसी रीज़न की वजह से कंपनी को अपने जो बोरेंग्स है वो आने वाले समय में कंसिस्टेंट कम करने पड़ेंगे, और उसके कंपेरेटिवली रिजर्व की जो ग्रोथ है वो अच्छे से बढ़ानी पड़ेगी, तभी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो स्ट्रांग हो पाएगी, और उसके साथ ही में कंपनी का बोरेंग्स कम होगा तो इस कंपनी को जो अपने इंटरेस्ट रेट है वो भी कम चुकाने पड़ेंगे, और इसी वजह से कंपनी के नेट प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ होगी। और उसके बाद कंपनी का कैश फ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो 7 करोड़ का था, जो कि इसके बाद अगर हम अगले 3 साल देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो कंपनी का लॉस मेकिंग रहा है। लेकिन फिर से मार्च 22 में कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो कंपनी ने पॉजिटिव में जनरेट किया है, जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन सिर्फ एक ही साल कंपनी का नेट कैश फ्लो अच्छा होने की वजह से कोई भी कंपनी के परफॉर्मेंस है वो लॉन्ग टर्म के नज़र से अच्छे नहीं होते, तो इसीलिए कंपनी को अपना जो नेट कैश फ्लो है वो आने वाले समय में कंसिस्टेंट प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो पाएगी। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें मार्च 18 में कंपनी के डेप्टर डेज सिर्फ 20 थे, लेकिन इसके बाद कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो कंसिस्टेंट बढ़ते रहे, और मार्च 22 में ये 152 है। तो कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो बहुत ही हाई मार्च 22 में हुए, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक बहुत ही निगेटिव साइन है। इसके बाद कंपनी के इन्वेंटरीज के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, जो कि मार्च 18 में 85 थे, जो कि इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 तक ये कंसिस्टेंट बढ़ते रहे, लेकिन मार्च 22 में कंपनी ने अपने जो इन्वेंटरीज है वो बहुत ही कम करके 86 किए, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक अच्छा साइन है। लेकिन कंपनी को अपने जो इन्वेंटरीज है वो आने वाले समय में कंसिस्टेंट ऐसे ही कम करने पड़ेंगे, और कंपनी ऐसा हमें 2-3 साल कंसिस्टेंट करते हुए देखने को मिलती है, तभी कंपनी एक अच्छी इंप्रूवमेंट कर रही है, वो हम यहाँ पर कहेंगे। तो फिलहाल एक अच्छी ग्रोथ कंपनी ने इन्वेंटरीज एक साल में की है, लेकिन कंपनी को कंसिस्टेंट ऐसी ग्रोथ आने वाले समय में करनी पड़ेगी। और इसके बाद हम कंपनी का आरओसी का परसेंटेज देखेंगे तो पिछले 2 सालों में ये सिर्फ 5% का देखने को मिला है, जो कि इससे पहले इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी थी। तो कंपनी को अपना जो आरओसी का परसेंटेज कम हुआ है वो भी आने वाले समय में इम्प्रूवमेंट करके बढ़ाना पड़ेगा, ताकि कंपनी की एक अच्छी ग्रोथ हो।
और लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर हम देखेंगे कि इसमें प्रमोटर के पास अभी दिसंबर 22 में 15.05% की हिस्सेदारी है। साथ ही में अगर हम एफआईज की हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में 12.32% की है, जो कि इनके पास सितंबर 21 में 18.88% की हिस्सेदारी थी। तो एफआईज इस कंपनी में कंसिस्टेंट अपनी जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पर कम कर रहे हैं, जो कि कंपनी का परफॉर्मेंस अगर ऐसा ही खराब रहा तो कंपनी में एफआईज की जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे ही कंसिस्टेंट हमें कम होते हुए देखने को मिलेगी। और उसके साथ ही में प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो भी इस कंपनी में कंसिस्टेंट कम हो रही है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके बाद डीआईएस की अगर हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में मामूली बहुत ही 0.01% है, और गवर्नमेंट की हिस्सेदारी भी इस कंपनी में अभी जीरो है। और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक के पास 72.62% के मेजोरिटी कंपनी के स्टेक है। तो इस कंपनी के अभी जो मेजोरिटी स्टेक है वो पब्लिक के पास है, और उसका कंपेरेटिवली अगर हम प्रमोटर की हिस्सेदारी देखेंगे तो इस कंपनी में कंसिस्टेंट कम हो रही है, और अभी सिर्फ 15% की जो हिस्सेदारी है वो कंपनी के प्रमोटर के पास है। तो ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव साइन है और कंपनी को अनस्टेबल बनाता है। तो ओवरऑल कंपनी का अभी हमने जो परफॉर्मेंस देखा है उसमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में नेट प्रॉफिट और ईपीएस में पिछले 3 सालों में लॉस मेकिंग परफॉर्मेंस कर रही है, और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है उसमें कंपनी के परफॉर्मेंस है वो पिछले 3 से लेकर 4 साल में डाउन हुए, जो कि एक बहुत ही निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अभी हमने कंपनी की जो बैलेंस शीट देखी उसमें कंपनी के जो बोरिंग्स है वो कंपनी के रिजर्व के कंपेरेटिवली ज़्यादा है, जो कि कंपनी के बैलेंस शीट को अनस्टेबल बना रहा है। और उसके साथ ही में कंपनी का कैश फ्लो भी हमने जो देखा है उसमें कंपनी ने मार्च 22 में ज़रूर ये पॉजिटिव में जनरेट किया है, लेकिन पिछले 4 सालों में सिर्फ एक ही साल पॉजिटिव में जनरेट हो रहा है। तो इसी वजह से कंपनी को ये मैक्सिमम टाइम करना पड़ेगा, तभी कंपनी की एक लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ होगी। और उसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज के नंबर्स देखेंगे तो कंपनी ने इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ है वो पिछले 5 सालों में की है। और उसके साथ ही में कंपनी के जो इन्वेंट्रीज है वो भी थोड़े से इम्प्रूव हो रहे हैं, जो कि कंपनी को ऐसे मेंटेन रख के इसको आने वाले समय में कम करना पड़ेगा, तभी कंपनी की अच्छी ग्रोथ होगी। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें कंपनी के प्रमोटर की हिस्सेदारी कम हो रही है, एफआईज की हिस्सेदारी कम हो रही है, और उसके साथ ही में डीआईएस की जो हिस्सेदारी वो भी इस कंपनी में कम है, और उनके कंपेरेटिव पब्लिक की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में मेजोरिटी स्टेक है, जो कि कंपनी को बहुत ही अनस्टेबल बनाता है। और इन सब रीज़न की वजह से कंपनी के रिलेटेड हमें जो पॉजिटिव और निगेटिव साइन देखने को मिले उसमें कंपनी के लिए हमें मैक्सिमम निगेटिव साइन देखने को मिले, जो कि इन्वेस्टमेंट की नज़र से एक बहुत ही निगेटिव साइन है। तो इस कंपनी का मतलब जी लर्न इस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कंपनी के अभी हमने जो फंडामेंटल और फाइनेंशियल नंबर देखे उसमें मैक्सिमम कंपनी का परफॉर्मेंस है वो ख़राब है, जो कि इसी वजह से हम इस कंपनी में अभी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते जब तक कंपनी अपने मैक्सिमम परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं करती और कंपनी नेट प्रॉफिटेबल नहीं होती। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी मिल सके।